सा एक कॉन्सेप्ट है कि पावर कॉन्सेप्ट है कि मैं थोड़ा सा बताता जाऊँ। किसी भी व्हीकल को आपने लेके हाईवे पे मोटरवे पे जाना है तो ये पावर एक लफ्ज अगर आप याद कर लें ऊपर P फॉर पेट्रोल और O फॉर ऑयल, W फॉर वाटर, E फॉर इलेक्ट्रिक सिस्टम, R फॉर रबर। रबर के अंदर के टायर वगैरह शामिल हो जाते हैं सारी चीजें। यानी इन चीजों को अगर आप देख लें, ऑयल के अंदर इंजन ऑयल है, इसके अलावा ब्रेक ऑयल है, वाटर के अंदर आप रेडिएटर का पानी वगैरह जो भी चीज देख लें, अगर आप ये पावर का चेक पूरा कर लेंगे तो किसी भी लंबे सफर से पहले आप अगर इसको चेक कर लेंगे तो सफर के अंदर किसी परेशानी से बच सकते हैं। ये सिंपल है, पावर तो याद रहेगा। अच्छा, रिलायंस रोड नेटवर्क भी हम देख लेते हैं कि देख लें कि रोड नेटवर्क के ऊपर 95% लोग रोड नेटवर्क के ऊपर इंहिसार करते हैं। ये मैं पूरी दुनिया का बता रहा हूँ, ये मैं पाकिस्तान का नहीं बता रहा कि दुनिया के अंदर सबवे ट्रेन बन गई हैं, बुलेट ट्रेन बन गई हैं, लेकिन रोड नेटवर्क कहाँ पे है? 95%। और ट्रेन का देखने के 8% है, और एयर जो है 0% to 2% है। यानी आप रोड नेटवर्क इज सो इम्पोर्टेंट, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बहुत जो है, ये जो रोड नेटवर्क है ये सबसे अच्छा मीन ऑफ कम्युनिकेशन है। इसको 95% लोग इस्तेमाल करते हैं। थोड़े से हम साइन बोर्ड्स की तरफ आते हैं। हमें ना कि साइन बोर्ड्स नजर आते हैं, इसको हम एक रोड फर्नीचर भी कहते हैं। रोड फर्नीचर किसे कहते हैं जी? रोड के ऊपर ये साइन, हम पुलिस वाले जो है खासतौर पे जो मोटर पुलिस वाले वो कुर्सियों को फर्नीचर नहीं समझते हो, जो रोड के ऊपर साइन लगे हुए ना, इसको हम रोड फर्नीचर कहते हैं। साइन बोर्ड्स की 3 किस्में हैं। क्या है किसी को अभी पता कि साइन बोर्ड की कितनी किस्में हैं और वो बता सकता है? चले आज इसके बाद जो है फिर वो इन्फोर्समेंट फेज शुरू हो जाएगी, ठीक है जी। तो पहले है जी वार्निंग साइन, ट्रायंगुलर शेप में होता है। वार्निंग साइन किस शेप में होता है जी? ट्रायंगुलर शेप में होता है। अब ये वार्निंग साइन जो है ना, ये ऐसा साइन है कि जो आपको आने वाले हालात से, रोड के ऊपर जो आगे आने वाले हालात है पहले बताएगा। स्पीड ब्रेकर आने वाला है, शार्प टर्न आने वाला है, आगे तेज हवा चलती है, आगे से जानवर क्रॉस करते हैं, ह्यूमन क्रॉसिंग है, हर चीज ये ट्रायंगुलर साइन बोर्ड आपको बताएगा। इसको हम क्या कहते हैं? वार्निंग साइन बोर्ड। ये वार्न करता है। The second sign board is circular sign board and it is called mandatory sign board. ये वो साइन बोर्ड है जब इसकी वायलेशन करते हैं तो हम बहुत खुश होते हैं आपको चलान करके, ठीक है ना। ये मैंडेटरी है, इसकी ऊपर कोई माफी नहीं है। मैंडेटरी साइन बोर्ड ये है जिसकी ऊपर स्पीड लिमिट्स लिखी होंगी 100, 80, स्लो करें, स्टॉप करें, हर सूरत, यानी जो चीज सर्कुलर में है इट इज मैंडेटरी फॉर यू। अगर कोई भी वायलेटर, कोई भी कम्यूटर जो है इसको वायलेट करता है तो उसको चालान हो सकता है। ये मैंडेटरी साइन, जितनी भी वायलेशन होती हैं जिसके ऊपर हम टिकट इशू करते हैं, दैट फॉल्स अंडर द एम्बिट ऑफ मैंडेटरी वन, ठीक है जी। 2 साइन बोर्ड हमारे क्लियर हो गए, ट्रायंगुलर एंड सर्कुलर। अगर जो है रेक्टेंगुलर साइन बोर्ड आपको नजर आता है कहीं पे, तो ये इंफॉर्मेटरी साइन बोर्ड है। ये क्या वो वार्निंग है कि इंफॉर्मेटरी है? इंफॉर्मेटरी क्या आपको बताएंगे कि कितना डिस्टेंस रह गया है। अगर आप हैदराबाद जा रहे हैं या आगे कोई फूड शॉप आ रही है, कोई हॉस्पिटल है, सर्विस एरिया आ रहा है, तो इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में होती है। इनको हम इंफॉर्मेटरी साइन बोर्ड कहते हैं। Now all the 3 sign boards are clear. The first one is triangular, the second one is circular, and the third one is rectangular. And this is very dangerous one. ठीक है ना? ये भी बहुत जरूरी, ये तो बहुत जरूरी है कि अगर देखेंगे नहीं इसको स्पीड ब्रेकर के ऊपर जाके गाड़ी मार देगा, अगर देखेंगे नहीं शार्प टर्न में नहीं देखेगा। लेकिन ये तीनों साइन बोर्ड जो है आपकी रहनुमाई के लिए तीनों। और अब मेरे ख्याल में तमाम जो यहाँ पे स्टूडेंट्स मौजूद है उनको ये पता चल चुका है कि 3 साइन बोर्ड है, ट्रायंगुलर वन। अब जब आप लाइसेंस लेने जाएंगे तो वहां पे यही मसला होगा, वो आपसे पूछ लेता है अगर लाइसेंसिंग ऑफिसर की ये कौन सा साइन बोर्ड है, तो पता होना चाहिए ये वार्निंग साइन बोर्ड है, ठीक है। ये साइन बोर्ड जो है ये मैंडेटरी है, और जो रेक्टेंगुलर फॉर्म में ये इंफॉर्मेशन है। ये वार्निंग साइन बोर्ड की मुख्तलिफ तस्वीरें, इसके ऊपर मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन है। ये मैंडेटरी साइन बोर्ड है, ये इंफॉर्मेटरी साइन बोर्ड है, जिसका मैंने आपको बताया था डिस्टेंस के बारे में आपको बताया। अच्छा, अब हम एक ऐसी चीज पे आ गए कि ये भी बहुत जरूरी है इस सीनियर लेवल पे। व्हाट इज लाइन एंड व्हाट इज लेन? पार्शली राइट इसी हद तक, और इसको कैलकुलेट कर सकता है। व्हाट इज लाइन? वाकई की तरफ से भी कोई होनी चाहिए पार्टिसिपेशन। लाइन और लेन के फर्क है।
क्योंकि फ्यूचर में तो ड्राइविंग करनी ही करनी है, लेकिन ये कि अगर आप ड्राइविंग नहीं भी कर रहे तो तभी पता होना चाहिए कि हो सकता है आपका कोई कोलीग या आपका कोई भाई फादर को ना पता हो कि लाइन और लेन की, उसको बता तो सकती है कि लाइन और लेन होता क्या है। मैं अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा करता हूँ, बिल्कुल आप बिल्कुल करीब है, मैं उसको थोड़ा सा एलिब्रेट करता हूँ। उम्मीद तौर पर मोटरवे पे जो वो 4 लाइनें 4 रास्ते होते हैं, उनको गाड़ी चलाई जाती है उसको लेन और दरम्यान में सेपरेशन के लिए जो लाइन बनी होती है उसको लाइन ये जो मार्किंग ऑफ द रोड है, द वाइट मार्किंग ऑफ द रोड, जो वाइट निशान है, these are called lines and the area between two lines is called a lane. वेरी सिंपल, ठीक है नहीं। दो लाइनों के दरमियान जो रास्ता है, जैसे हमने कहा कि मोटरवे पे किसी पे 3 है, किसी पे हाईवे पे 2 लेन्स है, ये जो सेपरेटर के तौर पे हमने एक मार्किंग लगाई है, इसको हम लाइन कहेंगे, और जो एरिया बिटवीन 2 लाइंस है उसको हम लेन कहेंगे। इसीलिए कहते हैं लाइन और लेन डिसिप्लिन की पाबंदी करें चलाते हुए। लाइन यानी लाइन और लेन डिसिप्लिन की पाबंदी ये है कि अगर आप इस लाइन को देख रहे हैं, दिस लाइन इज अ कंटीन्यूअस लाइन, ठीक है, और यहाँ पे भी एक लाइन है, ये दरमियान में लेन है। If somebody is driving in this lane, he cannot come in this lane because this line is a permanent line. ये लाइन एक परमानेंट लाइन है, कंटीन्यूअस लाइन है, अनलेस अनटिल ये ब्रोकन फॉर्म में आएगी। जहां पे ब्रोकन फॉर्म में आएगी तो वहां पे ओवरटेकिंग की इजाजत होगी। तो लाइन और लेन डिसिप्लिन का यही मसला उसका बुनियादी है कि अपनी लेन में रहे और लाइन की पाबंदी करें। अब इस तरफ वाला तो ओवरटेक कर सकता है कि यहाँ पे ब्रोकन है, लेकिन इस तरफ वाला इस तरफ नहीं आ सकता, ठीक है। सबसे अच्छा, अब हमने पहले तो बात कर ली थी, इंजीनियरिंग की बात की हमने, मैंने एजुकेशन की बात की, एनफोर्समेंट की बात की, और जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स बैठे हुए थे उनके जेहन में आया वो यार कितनी मुश्किल साइंस पढ़ाने के लिए आ गया है। इंजीनियरिंग की फर्क बता रहा है, एजुकेशन बता रहा है, एनफोर्समेंट बता रहा है, और सबसे मैंने कहा था ये इंपॉर्टेंट ही कौन सा है, इंजीनियरिंग, जो पहले बोला था ना, इसलिए। लेकिन अब मैं अपनी स्टेटमेंट चेंज कर रहा हूँ, ठीक है ना। इंजीनियरिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं जितनी एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, क्या ख्याल है? एक पेडेस्ट्रियंस है, ये कितने परसेंट एक्सीडेंट करते होंगे, है ना? पेडेस्ट्रियंस कौन होते हैं? पैदल चलने वाले। पैदल चलने वालों को हम पेडेस्ट्रियंस कहते हैं। पेडेस्ट्रियंस कितने करते होंगे पैदल चलने वाले? क्या डिजाइन करते, कितने आसान करते होंगे? 42% एक्सीडेंट करते हैं यहाँ पैदल चलने वाले दुनिया के अंदर। अगर आप मुझे ये बताएं कि पैदल चलने वाले के लिए इंजीनियरिंग ये तो की जा सकती है, उसके लिए ओवरहेड ब्रिज बना दिया जाए, क्रॉसिंग के लिए बना दिया जाए, लेकिन अगर उसको थोड़ी सी रोड सेंस हो तो किसी पुलिस ऑफिसर की जरूरत नहीं है कि वो एनफोर्समेंट करे, सिर्फ एजुकेशन की जरूरत है, इंजीनियरिंग की भी इतनी जरूरत नहीं है। अगर एक मुल्क जिस तरह के हम तरक्की पजीर मुल्क है, हम तरक्की कर रहे हैं, हमारे पास शायद रिसोर्सेज ना हो, तो हम क्या करेंगे, हम एजुकेट करेंगे और रोड सेंस। तो जो पैदल चलने वाले हैं ये 42% एक्सीडेंट्स करते हैं। अभी मैं क्वेश्चन करने लगा हूं यहाँ पे, एक पैदल चलने वाला रोड पे चलता है, उसको किस तरफ चलना चाहिए? वोटिंग होनी चाहिए ना, ठीक। फुटपाथ पर, अगर फुटपाथ नहीं है, बस रोड पे चलना है हमने, राइट वाले हाथ में मैंने राइट का पूछा जी, राइट वाले हाथ में नहीं है, लेफ्ट, आप लेफ्ट पे राइट पे। ये मैं वो पॉलिटिक्स वाला लेफ्ट राइट की पूछा, मैं लेफ्ट पे कौन है? अच्छा, अभी कुछ ने खड़े नहीं किया हाथ, वो दरम्यान में मिडल ऑफ द रोड भी हुई है, उनको हम दरम्यान वाले बंदे पे जाते थे, सबसे पहले दरम्यान वाले पे तो गलत हो गई थी। अब राइट और लेफ्ट को हमने डिसाइड करना है। यहाँ से एक आवाज आई थी ऑपोजिट, वो उसको हमने बिल्कुल ठीक थी वो बात, यानी ऑपोजिट ट्रैफिक को फेस करके चलना है। वी हैव टू फेस द ट्रैफिक, यानी ऑपोजिट ये कि ट्रैफिक इधर से आ रही है और मैं इधर ऐसे जा रहा हूँ, ऐसे ये ऑपोजिट कहीं ऐसी मतलब है ना, यानी ट्रैफिक को, ऑन कमिंग ट्रैफिक को फेस करना है। उसके लिए ये होगा, पाकिस्तान में लेफ्ट साइड, पाकिस्तान में राइट हैंड ड्राइव है ना जी, ड्राइव राइट साइड होता है, इसीलिए जो पैदल चलने वाला वो भी राइट साइड पे चलेगा, अपने एक्सट्रीम राइट पे चलेगा। लेफ्ट वाले भी गलत हो गए, दरमियान वाले तो पहले राउंड भी ना हो गए। अभी हम देखते हैं थोड़ा सा पेडेस्ट्रियंस की बिहेवियर भी देखनी चाहिए हमें।
हमारे ग्रुप में थोड़ा सा ये वैसे इंटरनेशनली ऐसी है कि पैक्सियन करेंगे इसका क्या तो ये अब इसमें गलती इनकी है कि इन्होंने इस रूल को नहीं अप्लाई किया। ये जो थी ना यहाँ से बात आती है, अब देखिए ये कानून बच्चे के साथ जारी किस तरफ चल रही है, यानी इनका ये राइट साइड है, ये राइट ऑपोजिट हम किसी को बताएं फेसिंग बताएं तो एक थोड़ा सा वो टाइम देगा उसे। अगर हम ये कहते हैं जिस वक्त भी हमने रोड पे चलना है, इफ देयर इज नो फुटपाथ, इफ देयर इज नो अदर थिंग जिसके ऊपर आप चल सके तो एक्सट्रीम राइट हैंड में चलना है। अब देखिए एक रोड इस तरफ जा रही है, एक रोड इस तरफ जा रही है, यानी ये डुअल कैरेज वे है ना, दो कैरेज वे है यहाँ पे। अगर ये खातून अगर इधर चल रही होती तो ये ज्यादा डेंजरस होता, क्योंकि शी इज अनअवेयर ऑफ द बिहेवियर ऑफ द ड्राइवर, क्योंकि उसके पीछे से आ रहा है। अगर यहाँ पे ये मोटरसाइकिल वाला आउट ऑफ कंट्रोल होता है, इसकी तरफ आता है, तो ये रिफ्लेक्स एक्शन के तौर पे बच सकती है, साइड पे हो जाएगी, बच्चे को धक्का दे देगी। यानी ये इस तरफ जो है कि सेफेस्ट है सबसे ज्यादा चलना। उसमें ये कि आप बिहेवियर को जज कर सकते हैं, फिर उससे आप रिफ्लेक्स एक्शन के तौर पर अगर मेरा मोटरसाइकिल पे एक तरफ आता है, तो कार की तरफ आती है, मैं साइड होकर जान बचा सकता हूँ, इंजरी भी कम हो सकती है। अगर मुझे टोटल उसने रोकना है, मैं अपने आप को बचा सकता हूँ, कम इंजरी मुझे होगी। राइट साइड, अब ये जब भी आप रोड पे जाएं तो एक्सट्रीम राइट साइड पे चलेंगे। अब देखिए ये हाईवे जो है ये डुअल कैरेज वे है, तो डुअल कैरेज वे पे समटाइम्स ये होता है कि आपने रोड क्रॉस करके कि आपको सिग्नल में जाना है तो रोड क्रॉस करें और ट्रैफिक को फेस करके चलें, यानी अपने राइट साइड पे। इज इट क्लियर जी? अच्छा, ये रोड को क्रॉस करने का तरीका ये है कि आप बिल्कुल सीधा इसे क्रॉस करें। ये जो ये क्रॉसिंग है ये गलत है, ये अगर आप ऐसे करते हैं जी। समटाइम्स ये होता है कि एक स्लो मूविंग व्हीकल होती है, इसके सामने से भी क्रॉस करने से ब्रेस करें कि हो सकता है इसकी दूसरी तरफ कोई गाड़ी आ रही हो। अच्छा, ये तो बहुत जरूरी है जी, हेलमेट। हेलमेट क्यों जरूरी है वैसे? सर्दी से ज्यादा है। लेकिन ये बंदा कुछ समझाना चाहता है आपको, इसको देखिए ये कैसे इतना सजग समझ में जरूरत नहीं है, वैसे ही समझ आना चाहिए। अब एक चीज है जो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग क्या करेंगे, आप भी देख लें आपका क्या काम है। ये मेरी आपसे टोको है कि आप लोग ये काम करेंगे। ये जो मेरे खातून बैठी हुई हैं, ये हमारी बहनें हैं, और इनकी अपनी मैं बहनों से खास तौर पर रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने बहनों को पहना दें हेलमेट। इसका ये चीज की बना रही है ना, अपने अबू को अपने भाई को हेलमेट पहना। आपने ये काम कर दिया, आपने आज मेरे आने का जो मकसद है वो पूरा हो गया, ठीक है। हम लोग देखिए कोई कानून कभी तक मैंने आपको बताया नहीं कि मैं ये कानून है। हेलमेट एक बिहेवियर का नाम है। वही यानी सर मैंने कहा हेलमेट जो है ये सर्दी से बचाता है, बोला जी सर्दी से बचाता है। ये हेलमेट कहते हैं पुलिस वाले चलान कर देते हैं। भाई हेलमेट इसलिए है कि ब्रेन इज द सेंसिटिव ऑर्गन, ब्रेन को बचाने के लिए। हेड इंजरीज जो है मोस्ट ऑफ द केसेस में इरिकवरेबल होती हैं, तो हाथ टूटेगा, बाजू टूटेगा, टांग टूटेगी, सर्जरी से ठीक हो सकती है, लेकिन ब्रेन जो है ये। तो ये इधर से मेरी अपील इस रैंक से है कि ये मेहरबानी करें हेलमेट बनाओ। ये जो आते हैं स्कूल में पढ़ने आपके जो स्टूडेंट इनके पीछे पढ़ने शोर डालते हैं इनके पीछे, हेलमेट बगैर नहीं होता। अच्छा, राइट ऑफ दी वे जो है ना तो हमेशा राइट से आने वाले बंदे को होता है, ठीक है। अच्छा, ये थिंकिंग थोड़ा सा हम करते हैं कि 90% ऑफ, अभी मैंने इंजीनियरिंग की वही वाली बात होगी ना कि इंजीनियरिंग भी पढ़ाई, पोस्टर भी पढ़ाई, लेकिन ये चीजें आपको कुछ और बताएंगी कि 90% एक्सीडेंट्स अकर ड्यू टू ड्राइवर, 5% एक्सीडेंट अकर टू, पहले रोड बड़ी टूटी हुई एक्सीडेंट बहुत होते हैं 5%,
5% एक्सीडेंट्स अगर ड्यू टू व्हीकल कंडीशन, जी गाड़ी का टायर खुल गया था, गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए थे, गाड़ी की बड़ी पुअर कंडीशन में थी, ओनली 5%। 90% कौन है? तो इसका मतलब है कि इट्स नॉट द मैन बट मैन बिहाइंड द गन हु मैटर्स, कि ये जो स्टीयरिंग में बैठा हुआ ना ये वही सब कुछ कर रहा है। बाकी ये 5% जो है ये हम इसको इम्प्रूव कर लेंगे। हम हाईवेज भी बेहतर हो रही है, मोटरवेज भी बेहतर हो रही है, लिंक रूट्स भी बेहतर हो रही है, और पाकिस्तान में नई टेक्नोलॉजी की कारें भी आ रही है। तो लेकिन वो सिर्फ 5% को कवर करेंगे। अच्छा जी, अब सेल फोन, मोबाइल फोन को सुनना बहुत जरूरी है। मैंने तो मोटरसाइकिल सुनते देखा लोगों को, मैसेज करते देखा है, लेकिन खुदा का वास्ता यार ना सुने। चलान तो हम आपको बताएंगे जब आप रोड पे आएंगे। अच्छा, ये ड्राइविंग डिस्ट्रैक्शंस, अब ये छोटी सी बंदे ने अपनी तवज्जो ट्रैफिक से हटाई और उसका रिजल्ट जो है ना बड़ा फैटल है। ड्राइविंग जो है ना एक बहुत बड़ा अजीम जॉब है जो कि आप कर रहे हैं, क्योंकि आपकी फैमिली साथ बैठी हुई है, और जो आगे बंदा रोड पे जा रहा है उसकी भी फैमिली है, जो रोड पे बंदा रोड क्रॉस कर रहा है उसकी भी फैमिली है। तो आप दोनों की जानों के भी हैं, जो लोग आपके साथ बैठे हुए उनकी भी, जो रोड पे चल रहे हैं उनके भी। तो ये छोटी मोटी डिस्ट्रैक्शन जो है, ये डोजिंग की बात हुई थी। डोजिंग क्या होती है ये भी देखते हैं। डोजिंग क्या होती है, मैंने जो ये है डोजिंग। बिल्कुल फ्यू सेकंड्स लगे ना जी। अच्छा, अब इसका एक आसान सा हल है कि अगर आप किसी लंबे सफर पे जा रहे हैं, if you are feeling dozy, if you are feeling sleepy, the only thing is कि आप क्या लें, एक पावर नैप ले लें। पावर नैप जो है सिर्फ 15 से 20 मिनट की होती है। अगर आप अपनी गाड़ी की सीट को थोड़ा सा लंबा कर लें या किसी होटल रेस्टोरेंट में रुक जाए, किसी चारपाई पे लेट जाए, 20 मिनट से अगर एक बंदा सो ले, 15 मिनट सो ले, पावर नैप इसको कहते हैं, तो उसका माइंड रिफ्रेश हो जाएगा और दोबारा वो ड्राइविंग सीट पे बैठेगा तो बेहतरीन गाड़ी चलाएगा। और पावर नैप ओनली टेक्स 15 to 20 मिनट, लेकिन हम वो भी नहीं लेते और एक्सीडेंट इस तरह हो जाता है। क्योंकि जब आप 20 मिनट के लिए रिलैक्स करते हैं, तो जिसका कंप्यूटर में हम F5 करके हमको भी रिफ्रेश करते हैं, तो ये आप एक तरह से रिफ्रेश है ना, तो रिफ्रेश सिस्टम लगाया, स्लीप इतनी जरूरी है। 20 मिनट का पावर नैप भी आपके लिए। अच्छा जी, 20 मिनट बाद पावर नैप दिया, 6 घंटे बाद बहुत अच्छा हो गया ना, आप किसी एक्सीडेंट से भी बच गए होंगे। सीट बेल्ट का देख लीजिए, सीट बेल्ट बहुत जरूरी है। अब सीट बेल्ट बाद में देख लेते हैं कि देख लेते हैं। सीट बेल्ट इतनी जरूरी है कि जिसका हेलमेट काम करता है मोटरसाइकिल पे, सीट बेल्ट यही काम कार भी करती है। अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई होगी तो हेड इंजरीज हो सकती हैं, स्पाइनल इंजरीज हो सकती हैं, जो सारी उम्र के लिए आप मासूर हो सकते हैं, डेथ हो सकती है। मैं सिर्फ एक और क्लिप आपको दिखाना चाहता हूँ। सीट बेल्ट जो है, लोग कहते हैं यार मैं तो सर ये मैं घोषी शहर में गाड़ी चला रहा हूँ, सीट बेल्ट लगानी क्या जरूरत है, 30 किलोमीटर की स्पीड पे, 40 किलोमीटर मेरी स्पीड है जी, 50 किलोमीटर की क्या जरूरत है, 50 आपकी, 50 जिसने आके आपको टक्कर मारी उसकी 100, तो उसी वही इम्पैक्ट आपको आएगा। लेकिन थोड़ा सा इसको देखते हैं कि कैसे आएगा।
ये सीट बेल्ट के बगैर देना सबसे पहले जाके हेड सीटिंग में सर लगा है। अच्छा, जिस खातून ने सीट बेल्ट लगाई है उनको भी डैमेज करेंगे। दोनों जो आगे फ्रंट सीट पे बैठे हुए हैं और अगर गाड़ी की रेयर सीट सीट बैठे हैं तो सीट बेल्ट इतनी इंपॉर्टेंट है। मैंने अक्सर सीट बेल्ट को जब हम चलान करते हैं, एक्सक्यूजेस सर वजन बहुत ज्यादा मोटा बहुत हो गया, तंग करती है। खातून कहेगी कि बस मुझे सीट बेल्ट से तबीयत खराब होगी और लड़का कहेगा जो लड़का ऐसा मैंने अभी लगाई थी है, बस मैं उतरा उधर की याद नहीं भाई। यानी मैं पीछे से रुका था, मैंने नमाज पढ़ी है और चाहे नमाज उसमें उसी दिन मुझे बताई होगी। अब ये एक्सक्लूसिव है सारे यार, ये सीट बेल्ट बहुत जरूरी है। आपने सीट बेल्ट जो है कि इतना बड़ा एहसान है आपका अपने ऊपर, अपनी फैमिली के ऊपर। और फिर मैं अपनी फैमिली के ऊपर करता हूँ कि सीट बेल्ट को जो है ना घर में इंश्योर करवाने। अच्छा, ओवर स्पीडिंग जो है कि स्पीड किल्स बट किल्स, तो बस ये फिर किल करने वाली चीज तो हमने नहीं करनी। हाँ, ब्लाइंड स्पॉट में आ रहा जी, तो क्या रिस्टार्ट करेंगे? कंप्यूटर वाले बैठे चला छोड़। अच्छा, हम सर आप ब्लाइंड स्पॉट्स को पूछ रहे थे। ब्लाइंड स्पॉट्स के बारे में मैं आपको बताऊं कि कार के अंदर रियर व्यू मिरर लगा होता है और साइड व्यू मिरर लगा होता है, ठीक है जी। इसको हम सर कहते हैं साइड व्यू मिरर। और जो गाड़ी के अंदर लगा होता है जो जिसको कहते हैं वॉल कमी करते हैं, वो है रियर व्यू मिरर। दो मिरर है, रियर व्यू मिरर और साइड व्यू मिरर। दीज मिरर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। इनमें से गाड़ी आपको देखनी चाहिए ओवरटेक करते हुए भी। लेकिन जब इसमें एक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा हुए तो रिसर्च हुई, तो रिसर्च ने ये साबित किया कि दीज मिरर्स आर इनसफिशिएंट, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को जो रिफ्लेक्सेस दी हैं, जो आंखें दी हैं और जो इंसान को सेंस करने की ताकत दी है, वो मेरे ख्याल में अभी तक साइंस जो है उसके ऊपर काम कर रही है। और इसके अंदर ब्लाइंड स्पॉट होते हैं। हर गाड़ी का ब्लाइंड स्पॉट मुख्तलिफ होगा, ट्रकों के ब्लाइंड स्पॉट मुख्तलिफ होंगे। लेकिन हमें यह पता होना चाहिए कि हम किसी ट्रक को ओवरटेक करने लगे हैं तो ट्रक वाले का एक ब्लाइंड स्पॉट है, जिससे ट्रक वाले में अगर हम उस एरिया में होंगे तो हमारी गाड़ी उसको नजर नहीं आ रही। इसलिए हमें केयरफुल होना चाहिए कि किसी ट्रकर को क्रॉस करते हुए हम एहतियात रखें कि हो सकता है कि हम उसके ब्लाइंड स्पॉट में हो और उसको ये अकल ना हो कि ब्लाइंड स्पॉट को हमने कैसे चेक करना है। अब जो ये मोटरसाइकिल वाला अब इस कार के ब्लाइंड स्पॉट में, यानी कार का ब्लाइंड स्पॉट क्या होगा, जो ये दो दरवाजों के दरमियान जो पिलर है, यानी ये जगह जो है कार का, ये जगह जो है कार का ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है सर। अगर यहाँ पे तो मोटरसाइकिल होगा आपको नजर नहीं आएगा। इसके लिए सर आप एक शोल्डर चेक देंगे, शोल्डर चेक राइट। जैसे आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो आप ओवरटेक करना चाहते हैं तो आपने एक मिरर से कंसल्ट किया, हल्का सा शोल्डर चेक किया, शोल्डर चेक जैसे देंगे कि ब्लाइंड स्पॉट में बंदा नजर आ जाएगा, ठीक है। इसे कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ये ब्लाइंड स्पॉट वो जगह है जहां पे कोई मोटरसाइकिल